हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश गौतम आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा आज 5वां एपिसोड होगा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मेंशन करना चाहता हूँ, जो भी नए व्यूअर्स होंगे, बेसिकली ये कोर्स उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि योग की फील्ड में हैं या वो कोई प्रोफेशनल कोर्स योग में कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि वो कोई योग डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा या बीए या बीएससी इन योगा, एमए या एमएससी इन योगा, और वो सभी लोग जो शौकिया अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो समझना चाहते हैं अपने शरीर के बारे में कि उनका शरीर के प्रत्येक पार्ट का रोल क्या है और उसको हेल्दी रखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का इंटर रिलेशन क्या है। तो कई मायनों में ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको इससे कुछ ना कुछ समझना ज़रूर चाहिए, जिससे कि आप अपने शरीर पर एक अच्छा इम्पैक्ट देख सकते हैं। क्योंकि जब आप योग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप योग एंड प्राणायाम करेंगे, तो आप जब इन ऑर्गन्स को विजुलाइज करोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपके जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो अपने आप में एक कमाल होगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का दिन। टाइप्स ऑफ बोन। बोन कितने तरह की होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। बोन हमारे मेजरली 5 टाइप्स की बोन होती हैं। सबसे पहली बोन्स जो है उसको बोलते हैं लॉन्ग बोन, ठीक है ना। लॉन्गर देन एनी, यानी दे आर वाइड, यानी आप लॉन्गर किसको बोलते हैं? लॉन्ग बोन, जिसकी जो वाइडनेस है यानी विड्थ है वो तो कम होती है, बट उसकी लेंथ लंबी होती है, ठीक है ना। उसका जो शाफ्ट है वो लंबा होता है। इस तरह की बोन को हम लॉन्ग बोन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपकी आर्म्स हो गई, लेग हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्ट ऑफ रिस्ट, रिस्ट को छोड़कर एंकल एंड पटेला, इनको छोड़कर आपके आर्म और लेग्स की जो बोन है वो लॉन्गेस्ट बोन बोली जाती है, राइट। और अगर हम इन दोनों में बोलेंगे सबसे बड़ी कौन है, तो आपकी लेग्स की बोन सबसे बड़ी होती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो बोन है उसका नाम है शॉर्ट बोन, ठीक। शॉर्ट बोन रफली इसका जो शेप होता है वो एक क्यूब की तरह होता है। आप जानते हैं क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, उसको हम क्यूब शेप बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है दोस्तों? ये हमारे शरीर में एंकल में है, और जो हमारी रिस्ट बोन होती हैं ये शॉर्ट बोन होती हैं, और इनकी बोन का जो साइज होता है वो क्यूब शेप का होता है। परफेक्टली क्यूब नहीं है, मतलब रफली, मतलब इट सिमिलर टू क्यूब, राइट। आगे है बोन जिसका नाम है सीसमॉइड बोन्स। ये जो बोन होती हैं शॉर्ट बोन विद इन टेंडन्स, ठीक है ना। यानी आपकी ये जो बोन होती हैं ये आपकी विद इन टेंडन्स होती हैं। यानी टेंडन्स क्या होता है दोस्तों? टेंडन्स आपकी 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हड्डियों को कौन जोड़ता है, ठीक है ना। हड्डियों को जो जोड़ता है उसको टेंडन बोलते हैं, राइट। और जो सिस्मॉइड बोन होता है, कहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं इसको, पटेला। पटेला कहाँ होता है हमारा? ये होता है आपका जो नी कैप होता है उसको हम पटेला बोलते हैं, राइट। आगे जो बोन है उसका नाम है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स हमारी थिन पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, एंड समटाइम्स कर्व होता है उसमें, ओके। जैसे ये बोन कहाँ हो सकती हैं फ्लैट बोन? आपने देखा होगा आपका जब जो रिब केज जहाँ पर होता है वहाँ स्टर्नम, जो हमारी स्टर्नम होती है जिसमें रिब केज आके ऐसा होता है, फ्यूज्ड होते हैं जिसमें लगता है, ठीक है ना। स्कैपुला होता है, राइट। स्कैपुला आपका कहाँ होता है? आपके शोल्डर गर्डल में आपको स्कैपुला मिलता है। रिब्स हो गया, एंड
स्कल में आपको ये फ्लैट बोन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने पहले बात किया लॉन्ग बोन क्या, फिर शॉर्ट बोन, फिर आपका सिस्मॉइड बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। ओके, फ्लैट बोन आपकी थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, ऑफन कर्व यानी इसमें कर्व भी होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर ये है स्टर्नम, स्कैपुला, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन, यानी जो हमारे सिर में जो हमारी खोपड़ी है, कपाल है, उसमें जो बोन होती हैं मोस्टली वो फ्लैट होती हैं, राइट। आगे जो आखिरी बोन है उसको बोलते हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स हमारी इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, ये डिफरेंट होती हैं, ऑड शेप्स की होती हैं, राइट। डोंट फिट इनटू अदर क्लासेस, इसको हम किसी भी क्लास में जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें सेट नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल क्या रहे होंगे, इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों हिप बोन, ठीक है ना, जो हमारा पेल्विक एरिया होता है और जो हमारा पेल्विक गर्डल्स एरिया होता है, वहाँ पर जो बोन मिलती हैं उसको बोलते हैं इरेगुलर बोन्स। और ये आपके स्पाइनल कॉलम में भी मिलती हैं, जिसको हम वर्टिब्रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसके फंक्शन क्या है, काम क्या करता है। ये काम दोस्तों इसका जो मेजर काम है, एक तो फ्रेमवर्क देता है, ठीक है ना। हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है हमारे शरीर को, जिसके ऊपर हम लोग स्टैंड करते हैं, राइट। फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे को मूवमेंट देता है, जैसे हम वॉक करते हैं या मूवमेंट करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, पैरों को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ जस्ट स्केलेटल सिस्टम, राइट। ये हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है, यानी हम जो पोजीशन लेते हैं उसको मेंटेन करता है, राइट। मैं अगर बैठा हूँ तो मैं मेंटेन कर सकता हूँ, खड़ा हूँ तो मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट प्रदान करने के लिए, हड्डियाँ तो हड्डियाँ हैं, बट उसको दोस्तों एक अटैचमेंट कौन देता है, मसल्स उसको वो देती हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क उसको कवर करती हैं। और एक्चुअल जो मूवमेंट होता है वो बिकॉज ऑफ मसल्स होता है, राइट। एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिब केज हो गया, ठीक है ना। रिब केज के अंदर आप क्या देखते हैं कि इसमें हमारे लंग्स रिसाइड करते हैं। लंग्स आर वेरी सेंसिटिव, अगर उनको इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिला होता तो हमारे साथ जो भी हमारी लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंजेस आ जाता, राइट। उसी तरह से हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी हमारे सेंसिटिव और डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वो आप पाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन हमारा जो हमारी स्कल जो बोन है उसके अंदर है, ओके। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, अगर हमारी स्कल जो बोन है प्रॉपर नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फंक्शन क्या है, आखिर स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। ये हमारे को फ्रेमवर्क देता है, एंड फ्रेमवर्क का मतलब है हमारे पूरे जो ढांचा है, हमारा शरीर का जो ढांचा है वो स्केलेटल सिस्टम पर ही आधारित है। ये हमारे शरीर को मूवमेंट देता है, जब हम चलते हैं, बैठते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं, इस तरह की जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो हमारी बोन्स का अरेंजमेंट इस तरह से है तब हम ये मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। ये हमारी पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। हम जो पोजीशन, जैसे ये पोजीशन कर ली या बैठ गए या खड़े हो गए या किसी एंगल पर हम अपने को स्टैंड करते हैं, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने में ये हमें हेल्प करता है, ठीक। फिर इसका जो काम है, हमारी जो बोन्स का जो अरेंजमेंट है, बोन्स को हमारा एक्चुअली जो कंट्रोल, उसको कंट्रोल करता है वो मसल्स करती हैं, ओके। आपके बोन्स को ओवरलैप करती हैं मसल्स, और मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ही हमारे मोशंस एक्चुअल में होते हैं शरीर के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण काम इसका दोस्तों हमारा स्केलेटल सिस्टम का है, ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारे ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारा रिब केज है, और इस रिब केज के अंदर हमारे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे लंग्स होते हैं, राइट। और आपका हार्ट होता है।
तो ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके रिब केज ना होता और आपका हार्ट आप जस्ट एक स्टमक की तरह होता, तो वहाँ कोई अगर चोट लग जाती तो हार्ट डैमेज हो सकता है और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ईश्वर का ये चमत्कार कहे कि हमारे जो ऑर्गन्स है इस तरह से सेट है मित्रों कि ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत सोचकर प्लान करके हमारी बॉडी को डिजाइन किया हुआ है। कमाल की बात है। फिर दोस्तों जो सेकंड लास्ट काम है इसका स्टोरेज का है। हमारी जो बोन होती है, स्केलेटल सिस्टम होता है, इसके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं। लिपिड क्या होता है? फैट होता है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है सेल्स को बनाने में, एनर्जी को लेने में, इसके जो रोल हैं, ठीक है ना। और फिर बोन के अंदर ही हमारी रेड ब्लड सेल्स क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं बोन मैरो के अंदर। तो ये इसके मेजर काम हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, बोन टिश्यू के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसका जो फंडामेंटल एंड जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज सेल। ओके, जब एक प्रकार की सेल है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सेल जब एक साथ आती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। इसी तरह से बोन टिश्यू के अंदर ये जो हमारे जो बोन टिश्यू बने होते हैं वो किसके? मैट्रिक्स है, कोलेजन का और मिनरल्स का, ठीक ना। मिनरल्स में आपका आप जानते हैं मिनरल्स हमारे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम। इसकी मैट्रिक्स का एक रिजल्ट है बोन टिश्यू, राइट। बोन टिश्यू दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है ना। पहले जो बोन सेल होती हैं वो होती हैं ऑस्टियोसाइट्स, फिर होती है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, यानी 3 तरह का हो गया, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, राइट। तो ये जो बोन टिश्यू बनाते हैं कॉम्पैक्ट बोन को शेप देते हैं एक्चुअली। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो आप ये देख रहे होंगे कॉम्पैक्ट बोन है ये, ठीक है। ये आपका ऑस्टियंस हैं, ये ऑस्टियोसाइट विद इन स्पेसिस एंड कैपिलरीज एंड सेंट्रल कैनाल, राइट। आगे बात करते हैं बोन सेल के नाम क्या क्या है। जैसा हमने पीछे भी बात किया, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है, द सेल फॉर्मिंग सेल, यानी बोन को जो बनाने वाली सेल है उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। इसका ये क्या करती है? ये सिंथेसाइज एंड सीक्रेट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस। ये सिंथेसाइज करती है अनमिनरलाइज्ड, जो मिनरल नहीं है उनको ये सिंथेसाइज करती है, उनको प्रोसेस करती है, ठीक। दूसरा है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स का काम है दोस्तों मेंटेन हेल्दी बोन टिश्यू। ऑस्टियोसाइट क्या करती है? आपकी जो बोन टिश्यू होती है उनको हेल्थ प्रोवाइड करती हैं और उसको हेल्दी मेंटेन रखती हैं बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स। क्या करती हैं? सेल एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं एंड कंट्रोल द बोन मिनरल कंटेंट, और जो हमारा बोन का जो मिनरल कंटेंट है उसको कंट्रोल करती हैं थ्रू सीक्रेटिंग एंजाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया यहाँ पर, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑस्टियोसाइट का काम है आपकी बोन को हेल्दी मेंटेन रखना, यानी बोन टिश्यू को हेल्दी मेंटेन रखना। और दूसरा काम ये करते हैं एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम सीक्रेट करने से ये कंट्रोल करते हैं बोन के मिनरल कंटेंट को। ऐसा नहीं हो कि कोई पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बिगड़ जाए या कोई ऊपर नीचे हो जाए, उससे क्या होगा कि एक फर्मनेस आपकी बोन को नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो कंट्रोल द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन टिश्यू टू द ब्लड, और ये कंट्रोल करते हैं कैल्शियम रिलीज, यानी बोन से कैल्शियम रिलीज, जो बोन टिश्यू है उससे कैल्शियम रिलीज टू द ब्लड, यानी ब्लड में कितना कैल्शियम जाना चाहिए बोन से, उसको भी कंट्रोल करता है। कौन सा सेल कंट्रोल करता है? दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट
सेल है। उसके बाद आता है दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर बोन एब्जॉर्बिंग सेल, यानी ये जो हमारी डेड सेल हो जाती हैं, ठीक है ना, बोन की, उसको ही एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसको कंज्यूम कर लेता है, उसको किल करता है। द लार्ज सेल दैट ब्रेक डाउन बोन टिश्यूज इम्पोर्टेंट टू ग्रोथ, हीलिंग एंड रीमॉडलिंग। जैसा कि सपोज आपकी बोन्स में फ्रैक्चर आ गया, फ्रैक्चर आने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी बोन सेल होंगी वो क्या करेगी, वो डेड हो जाएगी। तो उन डेड बोन सेल को कंज्यूम करना है, ठीक है ना, वो शरीर से बाहर निकलनी है या उसको रीयूज करना है, रीमॉडलिंग करनी है, हीलिंग करनी है। ये पॉसिबल है दोस्तों, जो हमारे बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट नाम की जो सेल होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। है ना कमाल, यानी आपका शरीर इतना कमाल का है कि वो खुद ही सारी चीज़ें रिप्रोड्यूस भी कर रहा है और रिकंज्यूम भी कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल रिस्पॉन्ड टू ट्रॉमास। जब भी कोई एक ट्रॉमा यानी एक एक्सीडेंट और एक सडन शॉक जनरेट होता है, उस कंडीशन में हमारा ऑस्टियोजेनिक सेल्स रिस्पॉन्ड करती हैं, सच एज फ्रैक्चर, जैसे मैंने अभी बोला फ्रैक्चर हो जाना, बाय गिविंग राइज टू बोन फॉर्मिंग सेल एंड बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तब इस तरह के ट्रॉमास में ये हमारे को हेल्प करती हैं कि नए बोन सेल कैसे बने और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल हैं उसको कैसे अलग करें। ये इसका काम होता है ऑस्टियोजेनिक सेल का। फिर आखिरी जो सेल है दोस्तों उसको बोलते हैं बोन लाइनिंग सेल। यानी बोन लाइनिंग सेल का मतलब हो गया कि आपकी जो लाइनिंग होती है बोन में, लाइनिंग को बोलते हैं आउटर और इनर। इनर जो सरफेस होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। जो बोन लाइनिंग सेल है मेड फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट along the surface of most bones in adult, bone lining cells are thought to be regulate the movement of calcium and phosphate into and out of the bone। यानी बोन लाइनिंग सेल का जो काम है, एक तो ये रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट का आना, बोन्स में आना और जाना, जो कि रेगुलेट होता है बोन लाइनिंग सेल की वजह से। तो मित्रों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना बोन सेल के बारे में। ऑस्टियोब्लास्ट पहला है आपका, फिर ऑस्टियोसाइट है, फिर ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोजेनिक है और बोन लाइनिंग सेल है। स्टार्टिंग के 3 में, लास्ट में ब्लास्ट, क्लास्ट और साइट्स आ रहा है। तो आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। बोन्स, बोन होती क्या है? बोन्स मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज। ये कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। स्पॉन्जी बोन, लोकेशन ऑफ रेड मैरो। आप ये देख रहे हैं, ये आपका स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब आप इसको इस तरह से समझे कि ये बोन मैरो है, ठीक है ना, और ये है कार्टिलेज और ये है कॉम्पैक्ट बोन, और ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है इसको स्पॉन्ज बोलेंगे यहाँ पर, मतलब एक स्पंज की तरह होता है, ठीक है। मैरो कैविटी, लोकेशन ऑफ येलो मैरो, ओके, मैरो कैविटी, लोकेशन ऑफ येलो मैरो एंड कार्टिलेज, ठीक है। हम इसको आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन, ये हमारा फीमर है, ठीक है। फीमर में आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये आपका स्पॉन्जी बोन है, राइट। फिर ये आपका एपीफिसील डिस्क है, एपीफिसील डिस्क बोलेंगे इसको, और ये भी है सेम। और ये आपका स्पेस कंटेनिंग रेड मैरो, ये यहाँ पर रेड मैरो है, ठीक है ना। ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन है, ये मेडुलरली कैविटी है, राइट, देख रहे हैं आप, मेड्यूलरी कैविटी। फिर आपका ये येलो मैरो है, ये वाला पार्ट, ओके।
देन फिर ये आपका है पेरियोस्टेयम, पेरियोस्टेयम। देन इसको डायफिसिस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं दोस्तों डायोफिसिस। ये आपका प्रॉक्सिमल एफिसिस, प्रॉक्सिमल एफिसिस, डिस्टल एफिसिस, ये नीचे का जो है डिस्टल एफिसिस, राइट। तो यहाँ हमने अलग अलग बात की। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ थिन फ्लेक्सिबल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मूवेबल पॉइंट्स। जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो एक थिन फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एट मूवेबल पॉइंट, जहाँ पर हम अपने जो फीमर बोन होती है यानी जो लेग की बोन है वहाँ हम इसको मूव करा सकते हैं। देन दोस्तों आता है मेडुलरली कैविटी कंटेंट्स येलो बोन मैरो, यानी जो ये कैविटी होती है इसके अंदर येलो बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो इज फाउंड इन इनफैक्ट बोन्स, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो रेड बोन मैरो इज फाउंड इन इन्फेंट बोन्स एंड द फ्लैट बोन्स ऑफ एडल्ट, ठीक है। रेड बोन मैरो इज फाउंड इन इन्फेंट बोन्स, यानी जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें रेड बोन मैरो मिलता है एंड द फ्लैट बोन्स ऑफ एडल्ट, और जो फ्लैट बोन होती हैं एडल्ट की उस वहाँ यह रेड बोन मैरो मिलता है, ठीक है ना। रेड एंड येलो बोन मैरो, द इंफॉर्मेशन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ओके। ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम दोस्तों हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। हीमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसका जो टेक्निकल साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, ठीक। टेक्स प्लेस मेनली इन रेड मैरो ऑफ बोन्स, यानी जो ब्लड सेल बनती है बेसिकली वो रेड मैरो में बनती है, ठीक है ना, जो बोन के अंदर होता है। इन्फेंट्स यानी जो नवजात बच्चे होते हैं रेड मैरो इज फाउंड इन बोन्स कैविटी। जो बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें जो रेड मैरो है वो कहाँ मिलता है, बोन की कैविटी के अंदर मिलता है। विद एज इट लार्जली रिप्लेस्ड बाय येलो मैरो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो रेड मैरो थे बोन की कैविटी में वो आपके रिप्लेस्ड हो जाते हैं येलो मैरो के अंदर। In adult, the red marrow is limited to do spongy bone in skull, ribs, sternum, clavicle and vertebrae and pelvis। यहाँ क्या बात कहने की कोशिश हो रही है, इन एडल्ट यानी रेड मैरो इज लिमिटेड टू स्पॉन्जी बोन, जहाँ भी स्पॉन्जी बोन होगी वहाँ रेड मैरो होगा। इन स्कल, स्कल के अंदर, रिब्स जो आपकी जो आपका चेस्ट की जो एरिया है वहाँ, स्टर्नम, क्लेविकल एंड हमारे जो स्पाइनल कॉलम में वर्टिब्रे एंड पेल्विस, ठीक है। रेड मैरो फंक्शंस इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड मैरो का जो फंक्शन है वो काम क्या करता है, वो रेड ब्लड सेल को क्रिएट करता है, फॉर्म करता है। वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट, यानी रेड मैरो की जो काम है एक तो रेड ब्लड सेल को बनाना, वाइट ब्लड सेल को बनाना और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होता है उसको बनाना, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, ठीक है ना, रेड मैरो का। येलो मैरो फॉर फैट स्टोरेज, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो स्टोरेज क्या करता है, लिपिड, तो हम फैट को लिपिड भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोन रिपेयर सीक्वेंस होता क्या है, आप ये देखोगे सपोज किसी का फ्रैक्चर हुआ तो ये वाली कंडीशन होती है, राइट। ये वाली कंडीशन में आप ये देखेंगे पेरियोस्टियम, राइट, लार्ज ब्लड क्लॉट बना है यहाँ पर और कॉम्पैक्ट बोन है ये स्पॉन्जी बोन है, ठीक है। अब यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट होता है, यहाँ से हीलिंग स्टार्ट हो रही है। अब आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर न्यू ब्लड वेजल्स यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा। जो यहाँ रप्चर हो गया है, जो फ्रैक्चर हो गया है, जो ब्लड वेजल्स थी जो यहाँ से टूट गए थे, अभी क्या हो गया कि इनका नया पाथ बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर न्यू ब्लड वेजल्स यहाँ पर बनेगी। जब हड्डी जुड़ती है
ये उस कंडीशन की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। और कैलस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स रिप्लेसेस क्लॉट, यानी जो बोन क्लॉट था ये, इसको कैलस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन रिप्लेसेस द क्लॉट, और इसको जो क्लॉट था ये रिप्लेस हो रहा है कैलस ऑफ कार्टिलेज से और बोन से रिप्लेस हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, बोनी कैलस। अब यहाँ पर आपकी वेजल्स तो बनी गई थी और आपके यहाँ पर बोनी कैलस भी बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आप जब हील्ड हो जाते हैं, जब हमारा फ्रैक्चर हील्ड हो जाता है तो हम दोबारा से शेप में आ जाते हैं, हमारी प्रॉपर बोन वहाँ पर आ जाती है। तो हुआ कि यहाँ पर इंजरी कोई भी होता है, ट्रॉमा हो सकता है, ब्रोकन ब्लड वेजल्स और हीमोटोमा, जहाँ आपके ब्लड वेजल्स टूट जाती हैं या फट जाती हैं, उसको बोलते हैं हम हीमेटोमा। अब यहाँ क्या हो रहा है, इन्वेजन ऑफ ब्लड वेजल्स एंड जनरलाइज्ड सेल्स, राइट। इन्वेजन ऑफ ब्लड वेजल्स एंड जनरलाइज्ड सेल 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिन में आपके ब्लड वेजल्स दोबारा से बनना स्टार्ट होता है। एंड एक हफ्ते में फिब्रोब्लास्ट डेवलप, एक हफ्ता लगेगा फिब्रोब्लास्ट डेवलप होने में, ओके। कॉन्ड्रोब्लास्ट डेवलप, फिर कैलस फॉर्म होता है 1 महीने में आपके, यानी 4 वीक में कैलस फॉर्म हो जाते हैं। ये यहाँ पर हमने जो बोला कैलस फॉर्म हो गया। और रिमॉडलिंग हो जाती है विद इन ऑस्टियोक्लास्ट, यानी 2 महीने में 8 हफ्ते में आपकी रिमॉडलिंग हो जाती है, यानी आपकी फ्रैक्चर कंडीशन से आप दोबारा से हील्ड हो जाते हैं। ये एक सीक्वेंस है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉडी मूवमेंट, ठीक है ना। बॉडी मूवमेंट्स के अंदर देखेंगे हमारा जो फ्लैक्शन होता है, फ्लैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जांपल ये मेरी जो एल्बो है और ये हमारा जो हैंड है, जब इसके बीच में जो एंगल है, आप ये देख रहे हैं, ये एंगल कम होता जा रहा है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लैक्शन। और जब हम यूं करके जाते हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, राइट। और एबडक्शन क्या होता है, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन। हमारी ये मिड लाइन है, अब मेरा ये हाथ अगर यूं जा रहा है तो हम इसको एबडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन। और मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, राइट। एंड रोटेशन, टर्निंग अराउंड इन एक्सिस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, क्योंकि हमारा एक पिवोट पर हमारा स्कल रोटेट कर रहा है, ठीक है। इन मोशंस को दोस्तों, इस मूवमेंट्स को हम सुपिनेशन, प्रोनेशन, इनवर्जन, एवर्जन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन नाम देते हैं, जो हम आगे समझ लेते हैं। फिर दोस्तों आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जॉइंट्स करते क्या हैं। जॉइंट्स अलाउज द मूवमेंट बिटवीन बोन्स, यानी जो 2 बोन्स जुड़ी होती हैं उनमें मूवमेंट अलाउ करता है। अगर जॉइंट ना हो प्रॉपर तो आपकी बोन्स में मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। एंड फॉर्म वेयर 2 बोन्स जॉइन, ये कहाँ बनता है जॉइंट, जहाँ 2 बोन जुड़ती हैं, मिलती हैं। सरफेसेस आर कवर्ड विद कार्टिलेज, और इसका जो सरफेस है वो किससे कवर होता है, कार्टिलेज से कवर होता है। इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल, और एक कैप्सूल फॉर्म में, ये जो एक कवरिंग कैप्सूल होता है उसके अंदर ये 2 बोन्स ज्वाइन होती है दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। AC, ओके, सिनर-थ्रोटिक, इसको बोलते हैं इमूवेबल, ओके, सिनर-थ्रोटिक यानी इमूवेबल। कहाँ होता है ये, क्रेनियल बोन्स, हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं यहाँ मूवमेंट नहीं होता कोई भी इन बोनों में, ये अपनी जगह फिक्स होती हैं। उसके बाद होता है एम्फियर थ्रोटिक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जैसे प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, हमारा जो प्यूबिक एरिया होता है, ठीक है ना, वहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं एम्फिआर्थ्रोटिक, ओके, स्लाइटली मूवेबल। फिर आता है दोस्तों
आर्थ्रोडियल, डायआर्थ्रोडियल, डायआर्थ्रोडियल, डायआर्थ्रोडियल यानी फ्रीली मूवेबल। हिप जॉइंट जो होते हैं ये फ्री मूव करता है। अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ जॉइंट क्लासिफिकेशन। इसमें देखेंगे आप दोस्तों स्ट्रक्चर क्लास क्या है। पहला है फिब्रस, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोन्स यूनाइटेड बाय कोलेजन फाइबर्स, यानी बोन्स यूनाइटेड यानी बोन्स इकट्ठी हुई हैं बाय कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसमें टाइप्स कौन से हैं, शटर एंड सिंडिस मोसिस एंड गाउम्फोसिस, ये टाइप हैं दोस्तों। मोबिलिटी इमोबाइल, ओके। सिनर्थ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल, एम्फी आर्थ्रोसिस इमूवेबल, राइट। कार्टिलेजिनस बोन जो होती हैं, जो जॉइंट होते हैं कार्टिलेजेस होते हैं, द बोन्स एंड्स यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, ओके। एंड ये कहाँ होता है, शिंकोड्रोसिस हेलाइन एंड सिम्फिसिस फिब्रो cartilage and immobile, slightly movable. Synovial, bone ends covered with articular cartilage and enclosed within a capsule line with synovial membrane. Synovial जो joint होता है वहाँ bones end and covered with articular cartilage and enclosed within a capsule lined with a synovial membrane होता है वहाँ पर। ये टाइप में देखेंगे प्लेन जो आपको मिलेंगे, जो जॉइंट मिलेंगे इसको बोलेंगे प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ओके, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फ्रीली मूवेबल, ओके। डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, विच डिपेंड्स ऑन जॉइंट डिजाइन। तो ये है आपका दोस्तों साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आप देख रहे हैं, ये कैप्सूल है, ठीक है। ये आपका जो फीमर बोन है वो, और ये नीचे का लेग हो गया, ठीक है। और ये देखेंगे बीच में ये है लिगामेंट, ये लिगामेंट आपकी दो बोनों को अटैच कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक। इसको फिब्रस जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं। और इस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड जमा होता है। और ये आप देख रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यानी जो इसको कवर करती है। और ये आपका है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये कार्टिलेज है, ये जो कि मूवमेंट कराता है। एंड जॉइंट कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ आपके इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम ये बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट ऑफ द नी। ये हमने अभी जो बात की ये नी की बात हो गई, ये फीमर हो गई, ये पटेला हो गया। और ये जॉइंट कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और ये आपका पूरे कैप्सूल है, राइट। और यहाँ पर कार्टिलेज हो गई, और ये लैटरल मेनिस्कस एंड ये बोन जो है टिबिया। अब यहाँ देखेंगे आप दोस्तों, फिर देखते हैं आप क्या देखते हैं साइनोवियल जॉइंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, जो हमारा जो शोल्डर है, ये शोल्डर देख रहे हैं, ये शोल्डर वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ देखो आप ये देख रहे हो, ये बॉल है और ये सॉकेट है। तो बॉल इसमें फिक्स होती है, देन फिर ये मूवमेंट होता है, ठीक। और आपका जो एल्बो का जो पॉइंट होता है, ये पिवोट जॉइंट होता है, यहाँ पर पिवोट, ठीक है। पिवोट जॉइंट होता है, आप ये देखेंगे पिवोट जॉइंट। और ये वाला जो है सैडल, यानी ये सैडल जॉइंट हो गया, राइट। आप बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो वॉल सॉकेट हो गया एंड पिवोट हो गया, सैडल हो गया, ये तीन जॉइंट यहाँ पर बात हमने कर ली है। फिर हिंज, एलिप्सॉइड, ओके, कॉन्डिलॉइड एंड द प्लेन और ग्लाइडिंग वर्टिब्रेट, ठीक। ये ग्लाइडिंग हो गया, ग्लाइडिंग मतलब फिसलना, यानी एक के ऊपर एक वो करना। ये आप देखेंगे ये हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट आप जानते हैं, आपका जो नी है यहाँ जो जॉइंट मिलता है उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट जस्ट लाइक आपने किवाड़ देखे होंगे, ओके, दरवाजा जो होता है उसमें जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। इस तरह से इसको ओपन और क्लोज किया जाता है, तो एक
एक डायरेक्शन में मूवमेंट पूरा 360 डिग्री नहीं होगा। और आपका एलिप्सॉइड जॉइंट जो होते हैं वो ये है, ये आप देख रहे हैं, ये एलिप्सॉइड जॉइंट हो गया, ये आपका प्लेन जॉइंट हो गया, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये आपका वॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया जो शोल्डर में है। आपका जो एल्बो वाला पॉइंट है उसको पिवोट जॉइंट बोलते हैं। और जो आपके पंजा होता है, जो आपकी ये है कलाई, इसको सैडल जॉइंट होता है यहाँ पर। देन आपके नी में आपका हिंज जॉइंट होता है, ओके। आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, यहाँ जो जॉइंट होता है उसको एलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं। और आपके एंकल में प्लेन जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट अलाउज फ्लेक्सिंग एंड एक्सटेंडिंग अलोंग वन प्लेन। यानी हिंज जो होती है, अभी हमने पीछे देखा हिंज कहाँ पर है दोस्तों, ये है, ये एक प्लेन में काम करता है, एक पर्टिकुलर प्लेन, ठीक है ना। हिंज जॉइंट आपका एक पर्टिकुलर प्लेन में काम करता है जिसमें फ्लेक्सिंग और एक्सटेंडिंग होती है। फ्लेक्सिंग का मतलब हो गया आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है, और एक्सटेंडिंग मतलब एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पेयर ऑफ मसल्स वर्क ऑपोजिट वन एनदर टू क्रिएट अ मोशन। अब यहाँ आप ध्यान से देखें इसको, ये जो है बाइसेप्स की बात हो रही है यहाँ पर। ये देखो दो बोन है, इसको ये टेंडन अटैच कर रहा है, यहाँ से ये अटैच किया, इसको यहाँ से अटैच किया, इस बोन ने यहाँ से अटैच किया, इस तरह से ये आपका बात बनी हुई है, ठीक है। और ये आपका लेगमेंट है, लेगमेंट ही ज्वाइंट करते हैं आपकी बोन्स को, ठीक है ना। इस तरह के ज्वाइंट को हम बोलते हैं टेंडन। फिर ये आपका कार्टिलेज है, जहाँ दो बोन स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, मूवमेंट होता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाइसेप्स, फेमोरिस बैंड लेग, ये लेग की बात हो रही है। ये आपका नी कैप हो गया, ठीक है। लेगमेंट टू नी कैप, यानी नी कैप से लेगमेंट जुड़े हुए हैं। और ये आपका जो है बोन है, इसको टिबिया, ये फिबुला, यानी जो आपकी मोटी और मजबूत बोन होती है लेग की उसको टिबिया बोलते हैं, और जो पतली बोन होती है उसको फिबुला बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा ये इस हिंज जॉइंट के बारे में। ये जस्ट एक अभी देखा आपने जो दरवाजे का जो होता है हिंज, उसकी तरह ये आपका एक पर्टिकुलर प्लेन में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी हमने जो शोल्डर की बात की थी दोस्तों, ये होता है वॉल और ये सॉकेट है। जब इसमें इसको डालेंगे तो जो मूवमेंट होता है एक इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह का जो मूवमेंट है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट अलाउ रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। यहाँ आपको रोटेशनल मूवमेंट मिल जाता है, जब हम हाथ को पीछे पूरा अच्छी तरह से घुमा सकते हैं उसको रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये वॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका पेल्विक एरिया में आप देख सकते हो, आप पैरों को हिला सकते हो, ठीक है ना। ये आपका कॉक्सिक्स हो गया, ये आपका पेल्विक बोन है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉकेट हॉलो स्पेस विद इन पेल्विक बोन, ठीक है। ये आपकी फीमर बोन हो गई, राइट। और ये बॉल हो गई यहाँ पर, ये इधर, राइट। ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो यहाँ पर है, बहुत खास तौर से ध्यान में देखो ये, ठीक है। फिर हम आगे क्या बात करेंगे यहाँ पर, मल्टीपल पेयर्स ऑफ मसल्स अलाउ मूवमेंट इन रेंज ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर फिर मसल अटैच होती हैं और मसल्स की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है। दोस्तों ये है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आप समझ रहे हैं ना, ये एक तरह से सरफेस टू सरफेस मूवमेंट होता है, ग्लाइड करना। जैसे मैं हाथों को रब कर रहा हूँ, स्केट कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, इसको बोलेंगे। तो ये आपका जो ये पंजा है आपका, पंजे में आप जानते हो ये फेरेंजेस हो गई आपकी उंगलियाँ, और ये आपका पैरों में हमारे क्या होता है, टार्सल, मेटाटार्सल, ओके। इसी तरह से इन ग्लाइडिंग जॉइंट द बोन स्लाइड्स पास्ट ओवर अनदर, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउ ट्विस्ट मोड़ना, क्योंकि ग्लाइड कर जाता है, ये ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ओके। अब ये हमने दोस्तों
जॉइंट के बारे में समझा। कल का जो लेक्चर होगा दोस्तों, हम उसमें मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप स्टडी को। आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है मित्रों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।